हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज की क्लास। प्रधान शिक्षक डीएलएड है ना, और डीएलएड का आज की क्लास हुई थी मॉर्निंग में भी, और पार्ट 1 हुई थी। आज होगा दोस्तों अभी पार्ट 2। ठीक है, इसका पार्ट 2 अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारा चीज देखेंगे यहाँ पर, है ना। पार्ट 1 में आप लोग को बताया गया था बीआरसी के बारे में और सीआरसी के बारे में और एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है, जो उससे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं, है ना, उसको हम लोग देखे थे। पीटीईसी के बारे में भी देखे थे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूनिट नंबर 6 का। ये पार्ट नंबर आपका दूसरा है, और अभी जो क्लास होगी 9 बजे से, है ना। राज्य में शिक्षा से संबंधित जो प्रमुख संस्थाएं हैं और प्रमुख बोर्ड है, उसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। इसका है पार्ट नंबर दूसरा, और वेरी इंपॉर्टेंट इसका नोट्स है दोस्तों, आपको मिल जाएगा। ये नोट्स जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको यहीं से पूछा जाएगा, आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। और डेली पीडीएफ के नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, वहां पर आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको मटेरियल कैसे मिलेगा दोस्तों? तो प्रधान शिक्षक बहाली के लिए आपको इस ग्रुप में आपको जुड़ना होगा। जो आपको 1 तारीख से नया बैच भी शुरू हो रही है। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए फिलहाल अभी चल रहा था ये क्लास, और जो लोग नए बैच में अभी से अगर जुड़ जाते हैं तो उनको पुराना वाला भी मिल जाएगा और नया वाला भी उनको मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका न्यू बैच स्टार्ट होगी हमारा 1 अप्रैल 2024 से, और डेली जो क्लास होगी रात्रि में 9 बजे से आपकी क्लास चलेगी, जिसमें डीएलएड और समान अध्ययन दोनों आपको करवाया जाएगा। इसमें क्या चार्ज लगेगा आप सभी को? तो जो हमारे पुराने टीचर हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं और कुछ जो नए टीचर हमारे यहाँ जुड़ना चाह रहे हैं, तो जो नए टीचर जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, तो उनको मात्र 399 रुपया चार्ज लगेगा, जो नए लोग हैं, है ना। और ये अभी कुछ दिन के लिए ऑफर है, तो आप इसमें जल्दी से जुड़ जाइए, फिर चार्ज कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप 399 आपको पे लगेगा। नया ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, उसमें पुराना जो अभी क्लास चल रही है वो भी मिलेगा। उसके साथ साथ जब 1 अप्रैल से शुरुआत होगा तो वो भी आपको मिलते रहेगा, अलग से चार्ज नहीं लगेगा। और जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, अगर नए ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 201 रुपया उनको पे करना होगा, और उनको नए ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, है ना। फिर आपको शुरू से भी उनको तैयारी वहां पर हो जाएगा। तो ये नंबर आपको दिया गया है फोन पे, गूगल पे, जहां से आप ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, और व्हाट्सएप नंबर ये हमारा है ना, इसी पर आपको क्या करना है तो भेज देना है। ठीक है, यही हमारा व्हाट्सएप भी है और यही नंबर हमारा फोन पे, गूगल पे भी है। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग शुरू करें। राज्य में शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थाएं में हम लोग सबसे पहले सीआरसी के बारे में देखे थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बीआरसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखे, है ना। बीआरसी के बारे में देखे कि बीआरसी का आखिर क्या कार्य है ना, इनका क्या दायित्व है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, बीआरसी का, इसके बारे में देखे थे। बीआरसी के बाद हम लोग दोस्तों देखे थे पीटीईसी के बारे में भी, डायट के बारे में देखे थे हम लोग, है ना। डायट का क्या क्या कार्य है, डायट का कौन कौन सी इकाई है ना, ये सभी चीज़ आपको बताया गया था। और इसके बाद हमको आप लोग को बताया गया था डायट के अन्य कार्य भी कुछ कुछ था, है ना। उसके बाद पीटीईसी के बारे में आप लोग को पढ़ाया गया था, है ना। पीटीईसी के बाद दोस्तों आपको पीटीईसी का क्या कार्य है ये भी आपको याद रखना है। और एससीईआरटी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लिए थे कि एससीईआरटी का क्या कार्य है, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। अभी जो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे बीईपीसी के बारे में देखेंगे, यानी कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। तो इस ये यूनिट जो है दोस्तों, इस यूनिट में ही आपको बिहार में जितने भी आपको संस्थाएं हैं, है ना, बोर्ड है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, यानी कि बीईपीसी। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना की संकल्पना जो है वर्ष 1889-90 में बिहार सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज में किया गया था। ठीक है, जिसमें इसके लक्ष्यों, इसके दर्शन, इसके सिद्धांतों का उल्लेख दोस्तों किया गया था आपका। ठीक है, किसमें किया गया था? तो बिहार शिक्षा परियोजना की संकल्पना 1989-90 में दोस्तों बिहार सरकार तथा भारत सरकार द्वारा जो दस्तावेज था उसमें इसका वर्णन किया गया था। कह रहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना के उद्देश्य के पूर्ति के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन वर्ष 1991 में हुआ था। जी हाँ, तो ये ध्यान रखना है। कह रहा है कि इसके पश्चात बिहार शिक्षा परियोजना परिषद अपने वर्तमान रूप में आई थी।
आगे कह रहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक स्वतंत्र और स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है दोस्तों एक स्वतंत्र और स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करती है, जिसका उल्लेख भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज 1990 में था। यह परियोजना जो है वो परिषद यूनिसेफ के सहयोग से कार्य कर रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है दोस्तों ये किसके सहयोग से कार्य करती है, ये आपको याद रखना है, यूनिसेफ, है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क यूनिसेफ का मुख्यालय है और उसी के सहयोग से ये कार्य करती है। इसका विस्तार जो है बिहार के पूरे क्षेत्र में है। तो ये लाइन आपको याद रखना है, किसके सहयोग से कार्य करती है, तो यूनिसेफ के सहयोग से ये कार्य करती है। अगला पॉइंट है कि राज्य में बुनियादी शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन के लिए तथा इसके द्वारा संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सामाजिक मिशन के रूप में कार्य करने के लिए इस परिषद की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो पटना में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट देखिए दूसरा पॉइंट है ना। देखिए जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको थोड़ा सा उस पर ज़्यादा डिस्कशन करूंगा। ये यूनिसेफ आपको याद रखना है कि इसके सहयोग से कार्य हो रहा है। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको पटना में है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आखिर इसका कार्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है ना, यानी कि बिहार शिक्षा परियोजना जो परिषद है इसका क्या उद्देश्य है और क्या इसका कार्य है। कह रहा है कि 15 से 35 आयु वर्ग के सभी वयस्कों के बीच व्याप्त निरक्षरता का व्यापक उन्मूलन और कार्यात्मक साक्षरता शिक्षा सुनिश्चित करना तथा युवाओं और वयस्कों के बीच साक्षरता शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना, महिलाओं के लिए समानता और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना, ये मुख्य रूप से इनका उद्देश्य है। ठीक है, बिहार शिक्षा परियोजना की, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावे है कि अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के निर्धन वर्ग को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, ये भी इनका मुख्य उद्देश्य और कार्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है कि शिक्षा को कार्य एवं लोगों के रहन सहन के साथ संबद्ध करना जो उनकी आजीविका की समस्या, पर्यावरण की समस्या और माँ तथा बच्चों के जीवन रक्षा की समस्या को दूर करने में सहायक हो। संस्कृति एवं संचार, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक न्याय की भावना पैदा करना तथा विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों पर विशेष बल देना, ये भी इनका उद्देश्य है और कार्य है। अगला है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दोस्तों राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी निकायों के प्रतिभागिता से एक प्रशासनिक क्षेत्र की संरचना का निर्माण करना, परिषद के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी निकायों की प्रतिभागिता से एक प्राधिकृत प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण करना। ठीक है, तो ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का उद्देश्य है और कार्य है। बहुत सारे और भी यहाँ पर पॉइंट आपको दिया गया है, जैसे कि परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शाखा कार्यालय के रूप में जिला कार्य बल की स्थापना करना, मंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर उपयुक्त अन्य क्षेत्रों की स्थापना करना तथा उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना, ये भी इनका कार्य है। उसके अलावा कह रहा है कि शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध शैक्षिक संस्थाओं, स्वैच्छिक अभिकरणों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तियों की सक्रिय संलग्नता एवं प्रतिभागिता प्राप्त करना तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें आर्थिक सहायता भी प्राप्त करना। ठीक है, जो शैक्षिक संस्था है ना, स्वैच्छिक अभिकरण है ना, उसकी सहायता करना और जो आर्थिक सहायता हो वो भी इनको किया जाता है। आगे है कि परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षकों की रचनात्मक प्रतिभागिता को प्राप्त करना तथा इसके लिए औपचारिक या अनौपचारिक संरचना का निर्माण करना, बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नए प्रयोग करना एवं नवाचार का कार्यक्रम शुरू करना, ये भी इनका मुख्य उद्देश्य है। और अगला है कि बुनियादी शिक्षा और इनके प्रबंध के लिए अनुसंधान एवं अध्ययन करना, उसे बढ़ावा देना, ये भी इनका कर्तव्य है। उसके अलावा कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम को
कार्यान्वयन में राज्य सरकार को सलाह देना तथा परियोजना से संबंधित विषयों पर सम्मेलन, विचार गोष्ठी, कार्यशाला आदि का आयोजन करना, शैक्षिक सामग्री का निर्माण एवं उत्पादन करना और उसका प्रसार विस्तार करना, परिषद में शैक्षिक तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंध तथा अन्य पदों का सृजन करना, परिषद के नियमों एवं अधिनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करना। ये सारे उद्देश्य दोस्तों आपको क्या है, तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का है। ठीक है, आगे पॉइंट है कि आय व्यय का विवरण तैयार कर ईमानदारी पूर्वक राशि को खर्च करने का निर्धारण करना भी इनका कर्तव्य है, और परिषद की वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा जोखा तैयार करना और तथा उसको प्रस्तुत करना। परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकता अनुसार भवन को खरीदना, किराए या पट्टे पर लेना, संपत्ति का आदान प्रदान करना, अधिग्रहण करने की भावना, रख रखाव करना, ये सारे इनके उद्देश्य और कार्य हैं किनके हेतु, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से 2-4 ही पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला जो मेन पॉइंट है वो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ध्यान रखना है। BSEB के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि BSEB क्या है, आप लोग को पता ही है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि जो बोर्ड है ना, ये बिहार स्कूल परीक्षा अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किस प्रकार का निकाय है दोस्तों, तो एक क्या है, वैधानिक निकाय है, और इसको दोस्तों अधिनियम 1952 के तहत धारा 3 में इसको जगह दिया गया है। ठीक है, बिहार सरकार के अधीन काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है राजधानी पटना में है। ठीक है, तो यहां से देखिए 2-3 सवाल आपको निकल के आया है ना। एक तो एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, और 1952 के अधिनियम धारा 3 में है आपका, और इसका मुख्यालय आपको याद रखना है पटना में है ना, याद रखना है। ये भी बिहार सरकार के अधीन ये कार्य करता है। आगे पॉइंट है कि यह संबद्ध संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करता है तथा देश के शैक्षणिक मानकों को बढ़ावा देने या पूरा करने का भी ये कार्य करता है। उसके बाद कह रहा है कि यह छात्रों के अनुकूल और छात्रों के प्रतिमान तैयार करके शिक्षण सीखने के तरीकों में नवाचार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा नौकरी उन्मुख और नौकरी से जुड़े इनपुट को जोड़कर कौशल को सिखाने में मदद करता है। इस प्रकार यह राज्य के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने की दिशा पर कार्य करता है। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि BSEB जो है दोस्तों, है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है, बोर्ड जो है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका कार्य क्या है। तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों को संबद्ध संस्थानों एवं विद्यालयों में लागू करना और उसे बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है ना, उसको विद्यालय में लागू करना है और उसको बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है, कार्य है। देश के मानकों के अनुरूप राज्य के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने में क्या करता है, ये सहायता करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर है कि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा का तीव्र विकास करना तथा शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार लाना, ये भी इनका उद्देश्य है। 10वीं तथा 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन तो यही करता है, सबको पता है ना। 10वीं का जो परीक्षा अभी हुआ, 12वीं का जो परीक्षा हुआ, इसका आयोजन भी कौन करता है दोस्तों, तो बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के शिक्षण के लिए नवीन पाठ्यक्रम को तैयार करना तथा वर्ष में 2 मुख्य परीक्षाओं का आयोजन करना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे है कि माध्यमिक स्तर के सफल छात्रों को अर्हता प्रमाण पत्र प्रदान करना और प्रोत्साहन हेतु उपाय करना। आगे है कि 10वीं और 12वीं की सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करना तथा इसके लिए मानकों का भी निर्धारण करना, ये भी इनका कार्य है ना। उन छात्रों की सहायता करना जिनके माता पिता की नौकरी में स्थानांतरण के शिक्षण में समस्याओं का सामना करना पड़ता है या फिर पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में बदलाव संबंधी मानकों के संबंध में सरकार को सलाह देना, ये भी इनका उद्देश्य है। शिक्षण की पाठ्यक्रम परीक्षा गुणवत्ता संबंधी बढ़ाने के संबंध में नवाचार को बढ़ावा देना, स्कूली परीक्षाओं के साथ अन्य विभागीय परीक्षाओं का आयोजन करना, जैसे शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, शिक्षक पात्रता परीक्षा इत्यादि, ये अभी आपका मुख्य उद्देश्य है। परीक्षा में असफल परीक्षार्थियों के लिए अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करना और तथा कार्यक्रमों का निर्धारण करना। जो बच्चे असफल हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं उनके लिए भी क्या क्या यहाँ पर
कार्य किया गया है वो भी आपको यहाँ पर किया गया है। आगे है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के बारे में अब देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के बारे में, है ना। अब अगला जो टॉपिक है वो है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो राज्य में दोस्तों बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1981 में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 के अंतर्गत की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, पहला नंबर आपका यही पॉइंट हो गया, है ना, कि इसकी स्थापना कब हुई थी बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की? तो 1981 में। यह राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा गठित स्वायत्त संस्था है। ठीक है, याद रखना है किसके द्वारा? तो शिक्षा विभाग के द्वारा गठन किया गया था और ये एक स्वायत्त संस्था है। राज्य में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बोर्ड का गठन किया गया। यह बोर्ड संस्कृत भाषा के उद्देश्यों की उपलब्धि में अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों तथा कलाकृतियों को प्रोत्साहित करता है, जिससे बच्चों को विषय चुनने का अवसर मिलता है। आगे है कि इस प्रकार से इस बोर्ड के माध्यम से सभी के लिए शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के मामले में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का एक सरल लक्ष्य है। यह बोर्ड भी अन्य शिक्षा बोर्ड की तरह 10वीं और 12वीं कक्षा तक के सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करता है, जिसमें बच्चों को एक अवसर मिलता है। इस बोर्ड को मध्यमा बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका एक और नाम है, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं इसको? मध्यमा बोर्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। इस बोर्ड के संगठन में अध्यक्ष, निर्देशक यानी कि उपाध्यक्ष, सचिव आदि होते हैं। बोर्ड का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो 3 वर्ष का होता है। ये कुछ जो पॉइंट है आपको याद रखना है ना। एक तो इसको मध्यमा बोर्ड कहते हैं, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, ध्यान रखना है, तथा जो सचिव होता है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है ना। तो पूछ सकता है, तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है और जो सचिव है दोस्तों ये नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार बोर्ड का कार्य कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा किया जाता है। आगे है कि बीएसएसबी के कार्य क्या है और इसके उद्देश्य क्या है आपका। ठीक है, यानी कि बिहार संस्कृत जो शिक्षा बोर्ड है बीएसएसबी दोस्तों, इसका कार्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यक्रमों के संयोजन के साथ प्रति वर्ष 10वीं 12वीं की कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन करना, ये इसका कार्य है। हाई स्कूल परीक्षाओं के अलावा बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों का विभागीय मूल्यांकन करना। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र आदि प्रदान करना, है ना। जो बच्चे पास कर गए उनको अंक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, मूल प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, और अनुत्तीर्ण छात्रों को अवसर दिया जाता है कि वो भी बच्चे पास कर जाएं। शिक्षार्थियों को देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लोकाचार से जोड़ा जाता है। ठीक है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, सामाजिक सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना, राज्य सरकार के अनुमोदन से आवश्यकता अनुसार पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों के निर्माण, प्रकाशन, विक्रय का भार लेना, सरकार द्वारा निर्दिष्ट संख्या के भीतर सरकार के अनुमोदन से मध्यमा स्तर के संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, परीक्षाओं के परीक्षा फल को प्रकाशित करना तथा उसके आधार पर प्रमाण पत्र, परितोषित छात्रवृत्ति प्रदान करना। यानी कि जो एक बोर्ड का काम होता है, एग्जाम लेना, कैसे एग्जाम लेना है, सारा काम करना है दोस्तों, उसको प्रमाण पत्र देना, रिजल्ट देना, है ना, ये सारे काम किया जाता है आपको। ठीक है, आगे है कि मध्यमा स्तर की परीक्षाओं के वीक्षकों, परीक्षकों और केंद्राधीक्षकों आदि की नियुक्ति करना तथा परीक्षा के लिए उचित फीस का निर्धारण करना। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज भी आपको यहाँ पर दे दिया है और बाकी आप कॉमन सेंस लगा करके सोच सकते हैं कि आखिर जो एक बोर्ड है ना, उसका क्या कार्य होना चाहिए, है ना। ऐसे अन्य कार्य को करना जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को सौंपा जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपको बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड। और इसके बाद है आपका बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, है ना। अब देखते हैं हम लोग मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में। इससे भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है मदरसा के बारे में।
और यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। कह रहा है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड 1920 से चल रहा है। जी हाँ, तो पहला सवाल यही बनता है कि बिहार राज्य मदरसा जो शिक्षा बोर्ड है ये कब से चल रहा है, तो 1920 से ही चल रहा है दोस्तों, आज़ादी के पहले से ही चल रहा है, जिससे 1981 में एक अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के रूप में राज्य सरकार द्वारा मान्यता दिया गया था। जी हाँ, तो इसको मान्यता कब दिया गया था दोस्तों, तो 1981 में इसको मान्यता दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ये आपको 1920 से चल रहा था। मुख्यालय इसको याद रखना है कि मुख्यालय इसका पटना में ही है। तो ऐसे अधिकतर का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो वो आपको पटना में ही है ना। जितना भी अभी देख रहे हैं आपका बोर्ड, सभी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो पटना में है। तो याद करना आपको काफ़ी सहूलियत है। अगला है कि इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, तो बिहार राज्य में चल रहे मदरसों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना है तथा मदरसा बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है, पुरानी व्यवस्था को नया रूप दिया गया है। NCERT की पुस्तकों को प्रकाशित कराकर मदरसों में पहुंचाया गया। कुरान, हदीस जैसी धार्मिक पुस्तकों को भी मदरसों के पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया है। ठीक है, और बोर्ड द्वारा संचालित मदरसों को आधुनिकीकरण करने के लिए बिहार के लगभग 1100 मदरसों में कंप्यूटर और प्रिंटर आदि भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि बच्चों को इसकी भी शिक्षा दी जा सके। शिक्षा अधिकार कानून 2019 के तहत मदरसों के बच्चों को भी स्कूलों के बच्चों की तहत पोशाक, साइकिल और मिड डे मील जैसी योजनाओं का लाभ दिया गया है ना। जैसे सरकारी स्कूल में जो होता है ना, गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें आपको पोशाक दिया जाता है, बच्चों को साइकिल दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है, तो वो भी मदरसों में भी ये सारी व्यवस्था की गई है। आगे है कि तकनीकी स्तर पर भी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को कंप्यूटरीकृत किया गया है। इससे मदरसों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों को भी PDF रूप में वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था आपको की गई है। और अब है कि आखिर जो मदरसा बोर्ड है इसके कार्य क्या है दोस्तों, और इसकी शक्ति क्या है। ठीक है, ये भी पॉइंट हम थोड़ा सा देखना जरूरी है कि आखिर इसका क्या क्या कार्य है और इसका क्या क्या शक्ति है ना। जितने भी बोर्ड हैं उनका कार्य तो महत्वपूर्ण है ना, कि क्या कार्य वो करती है। ठीक है, तो अगला कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि अरबी, फारसी एवं उर्दू इस्लामी अध्ययन तथा व्यावसायिक विषय सहित ज्ञान की अन्य ऐसी शाखाओं में शिक्षण की शोध व्यवस्था करना तथा मदरसा शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार की परामर्श देना। विनियमावली के अनुसार मदरसों को मान्यता देना तथा मान्यता प्राप्त मदरसों की मान्यता को वापस लेना। आगे है कह रहा है कि विभिन्न मदरसा परीक्षाएं तथा अन्य परीक्षाएं संचालित करना तथा इस संबंध में विनियमावली का निर्धारण करना। मदरसा उपयोग के लिए तथा बोर्ड द्वारा चलाया गया परीक्षाओं के लिए पुस्तकों की सूची रखना तथा प्रकाशित करना तथा सूची से किसी पुस्तक का नाम हटाना। ठीक है, तो ये सारे कार्य आपको दिए गए हैं मदरसा बोर्ड को। आगे कह रहा है दोस्तों कि बोर्ड द्वारा चलाई गई परीक्षाओं का फल प्रकाशित करना तथा उसके संबंध में डिप्लोमा प्रमाण पत्र, पारितोषिक तथा छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो ये सारी भी सुविधाएं हैं वहां पर। बोर्ड द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं के संबंध में परीक्षकों, वीक्षकों, केंद्राधीक्षकों, पर्यवेक्षकों और परीक्षाओं के लिए एक निश्चित फीस की दर भी निर्धारित करना। उपलब्ध साधनों के तहत मदरसा में व्यवहार के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों का निर्माण करना तथा प्रकाशन करना, है ना, विक्रय करना, ये सारे वहां पर व्यवस्था की गई है। आगे है कि मदरसा शिक्षा निधि का प्रबंध करना, नियमों द्वारा विहित भविष्य निधि की स्थापना करना तथा प्रबंध करना, बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियमावली को बनाना, मदरसा की प्रबंध समिति का गठन इस रूप में करना जिसमें मदरसा के प्रधान, मौलवी, शिक्षक प्रतिनिधि आदि शामिल हो, जिन्हें मदरसा शिक्षा तथा इस्लामी शिक्षा में अभिरुचित हो। ठीक है, देखिए इसमें ये सब चीज तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है ना, सुनना कम से कम इसके बारे में जरूरी है कि आखिर मदरसा जो बोर्ड होता है उसका क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है ना, क्यों उसको स्थापित किया गया है, आखिर वो ये बोर्ड हमारे बिहार में क्यों चल रहा है, इसका क्या कार्य है ना, क्या उद्देश्य है। ठीक है ना, तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, है ना। आगे कह रहा है कि राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए बोर्ड के आय व्यय का वार्षिक विवरण भी तैयार करना, किसी अन्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मदरसा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं परिचर्या शिविर का उपलब्ध कराना, नियमावली द्वारा वर्णित बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन करना, बोर्ड को राज्य सरकार के द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों को भी करना। तो ये सारे कार्य
दिए गए थे और शक्तियां थी किनकी, तो बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की दोस्तों, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका बोर्ड है वो है बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा यानी परीक्षा एवं परीक्षा बोर्ड, है ना। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड, आखिर इसका क्या कार्य है दोस्तों, इसका क्या विशेषता है, ये भी यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है जिसका गठन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा फरवरी 2011 में स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया था, यानी कि BBOSE, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फरवरी 2011 में, है ना। फरवरी 2011 में इस स्वायत्त संगठन की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, पहला सवाल यही बनता है ना, कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा परीक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो फरवरी 2011। इस बोर्ड का गठन जो हुआ था सरकार के द्वारा पंजीकृत सोसाइटी अधिनियम के तहत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन के रूप में किया गया था, यानी कि जो बच्चे रेगुलर रूप में अगर स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं तो वो ओपन से, है ना, घर बैठे भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए आपको ये इसकी स्थापना की गई थी, है ना। कह रहा है कि इस बोर्ड को स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो बिहार में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की तरह ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रदान करना है ना। इस बोर्ड का उद्देश्य ही यही था कि हमको क्या करना है, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग करना है ना। जो भी बच्चे छूट गए हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, तो इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं और मैट्रिक इंटर कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों कि इस बोर्ड के द्वारा बिहार में शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों, पिछड़े क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक वर्गों तथा शिक्षा को पहुंचाना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखते हुए शिक्षा और कौशल को पहुंचाना है ना। मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे छूट गए हैं, है ना, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करेगा ये आपका बोर्ड, है ना। राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के संयोजन से स्कूल इसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा इसको किया गया है, तो शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के द्वारा इसको मान्यता दिया गया है ना। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग स्थापित की गई है। अब हमको देखना है दोस्तों कि आखिर इसका कार्य क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। सॉरी, कह रहा है कि इस बोर्ड की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं कार्य निम्न हैं जो इसे राज्य के अन्य बोर्डों से क्या करती है, तो थोड़ा अलग करती है ना। आखिर इसका कुछ कार्य जो होगा वो अन्य बोर्ड से अलग होगा, क्योंकि अन्य बोर्ड में क्या है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, सारा पढ़ाई करना पड़ता है, स्कूल डेली जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ओपन है ना, आप घर बैठे ही सारा कार्य कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि यह माध्यमिक एवं तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यक्रम के अलावा व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण पर उपलब्ध कराता है। यह ऐसा 5वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों जबकि डिग्री के तक के नीचे के छात्रों को उपलब्ध कराता है। जी हाँ, याद रखिएगा, ये 5वीं से ऊपर, है ना, 5वीं से ऊपर के छात्रों को और डिग्री से नीचे के छात्रों को, यानी कि 12 तक ये आपको करवाएगा, है ना। 5 से लेकर के 12 क्लास तक, यानी कि डिग्री हो जाता है आपका ग्रेजुएशन को, उसको डिग्री कहते हैं, है ना। तो उससे नीचे वाले को ये करवाता है आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है कि यह कक्षा 10वीं और 12वीं के शैक्षिक विषयों के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी संचालित करता है। यह शिक्षा सामग्री तथा पुस्तकों को भी विकसित करता है जो कि औपचारिक स्कूल व्यवस्था के सभी स्तरों कक्षा 1 से 12वीं तक से संबंधित होते हैं। यह कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए CBSE, ICSE तथा अन्य माध्यमिक बोर्डों की तरह सार्वजनिक परीक्षा भी आयोजित करता है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 10वीं बोर्ड 12वीं का भी यहाँ से बोर्ड होता है। यह विभिन्न शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र प्रदान करता है जो कि विभिन्न अवधि और योग्यता के स्तरों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अध्ययन केंद्रों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक आदि वंचित समूहों तथा शिक्षा
को पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण ये कदम किया गया है कि जो बच्चे छूट गए हैं, जो गरीब बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं, है ना, उनको भी इससे जोड़ा जा सके। बिहार की जनसंख्या की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक और व्यावसायिक स्तर पर कार्यक्रम भी संचालित करता है, जो बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा आदि के रूप में उपलब्ध है। आगे कह रहा है कि यह व्यापक नेटवर्क के उपयोग से डिस्टेंस लर्निंग या बिना डिस्टेंस लर्निंग के बिहार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और उनके शिक्षकों के उपयोग करने के लिए निर्देशित शिक्षण उपलब्ध कराता है, जो स्कूल के शुरू होने के समय से पहले या स्कूल खत्म होने के बाद उपलब्ध होते हैं। बिहार राज्य में शिक्षा प्रोत्साहन हेतु लड़कियों की शिक्षा के लिए तथा लिंग अनुपात में सुधार के लिए इसके कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी वाली छात्राओं को पूर्ण शुल्क छूट की भी व्यवस्था को इसके तहत किया गया है। यानी कि जो बच्चे गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको क्या किया गया है दोस्तों, पूरा छूट दिया गया है, कोई भी उनका चार्ज नहीं लगेगा। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एनसीईआरटी, है ना, और एनसीईआरटी आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद कल हम लोग क्लास में देखेंगे इसका तीसरा पार्ट, है ना, तो आज ही इसका ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग एनसीटी भी देखेंगे, है ना, तो आज एनसीईआरटी को हम समाप्त कर देते हैं। उसके बाद फिर हम कल अगले टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी से संबंधित काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर क्या क्या। तो कह रहा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर वर्ष 1961 को एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। सबसे पहला ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि आखिर जो एनसीईआरटी है ये किस प्रकार की संस्था है। तो स्वायत्तशासी संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो इसकी स्थापना आपको याद रखना है 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। जब मैं टेस्ट लूँगा तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे और आपको जवाब देना होगा, ठीक है। और इसका मुख्यालय दोस्तों आपको याद रखना है नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी कब, तो 1 सितंबर 1961 को और एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कह रहा है कि यह परिषद जो है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अकादमिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। परिषद का वित्त पोषण पूर्णतः भारत सरकार करती है, यानी कि जो भी इसका पैसा इसमें जो खर्च होगी वो कौन पैसा देगा, तो भारत सरकार पैसा देगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये राज्य सरकार नहीं देगी तो कौन देगी, भारत सरकार देगी इस पर दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, शिमला, तिरुवनंतपुरम, इलाहाबाद, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, शिलोंग और श्रीनगर, जम्मू में 17 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो टोटल 17 क्षेत्रीय कार्यालय भी एनसीईआरटी के हैं, ये भी आपको याद रखना है। और क्षेत्रीय कार्यालय परिषद को राज्यों में क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं तथा राज्यों को परिषद द्वारा किए गए कार्य का उपयोग करने में सहायता देते हैं। तो टोटल 17 इसका मुख्य कार्य क्षेत्र है, वो भी आपको ध्यान रखना है, कार्यालय है ना। और परिषद का अब देखेंगे दोस्तों इसका संगठन के बारे में। कह रहा है कि यह एक सलाहकारी निकाय है जिसका संगठन निम्नलिखित है। कह रहा है कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री। आगे अगला पॉइंट है कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव, विश्वविद्यालयों के 4 कुलपति और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशक, श्रम मंत्रालय के निदेशक, शिक्षा विभाग, योजना आयोग का प्रतिनिधि, परिषद की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं, 6 ऐसे अन्य व्यक्ति जिनमें कम से कम 4 सदस्य विद्यालय शिक्षक होते हैं और भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं।
तो ये सारे इसके संगठन में शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। आगे है कि परिषद की कार्यकारिणी समिति, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। परिषद की कार्यकारिणी समिति के बारे में, इस परिषद के कार्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिए एक कार्यकारिणी समिति का प्रावधान किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी के कह रहा है कि यह कार्यकारिणी समिति जो है दोस्तों वो परिषद के कार्यों के प्रारूप का निर्धारण करती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री इस समिति के उपाध्यक्ष होते हैं। तो याद रखना है ना, जो एनसीईआरटी है ना, इसके केंद्रीय मानव संसाधन के जो विकास मंत्री है इसके कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष होंगे, और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य जो मंत्री होंगे इसके उपाध्यक्ष होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि कार्यकारिणी समिति के सदस्य, तो कह रहा है कि इस समिति में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव इसमें रहेंगे, परिषद के निदेशक हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, विद्यालय शिक्षा में रुचि रखने वाले 2 शिक्षाविद और 2 विद्यालय शिक्षक इसमें रहेंगे, परिषद के संयुक्त निदेशक हैं। तो कौन कौन इसमें सदस्य हैं दोस्तों समिति के, वो भी आपको ध्यान रखना है। परिषद के 3 संकाय सदस्य हैं, उसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि है, और वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि है, और संयोजक परिषद का सचिव है। अब जो है दोस्तों कि आखिर इसका कार्य क्या क्या है ना, ये जो एनसीईआरटी जो परिषद है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी आपको याद है ना, फुल फॉर्म दोस्तों आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और 9 बजे से आपकी ये क्लास होती है, तो 9 बजे बिल्कुल आपको जुड़ जाना है। और देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को क्या करना है दोस्तों, लाइक कर देना है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा। डेली आपकी क्लास 9 बजे से होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका कार्य क्या है। कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शैक्षिक विंग के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो एकेडमिक विंग के रूप में ये कार्य करती है। यह मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय को विद्यालय शिक्षा से संबंधित नीतियों और वृहद कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता करता है। साथ ही विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्धारण तथा प्रमुख कार्यक्रमों के संचालन में उनको सहायता प्रदान करता है। और कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के लिए यह परिषद देश में फैले अपने संगठकों के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करती है। और यहाँ पर बहुत सारे कार्य इसके दिए गए हैं, है ना, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा और शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान संबंधी कार्य करना, उसमें सहायता पहुंचाना, उसे संवर्धित करना और समन्वित करना। शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च स्तर पर आयोजित करना, परिष्कृत शैक्षिक तकनीकों, पद्धतियों एवं नूतन प्रक्रियाओं का विकास एवं प्रयोग संबंधी भी कार्य करना, ये भी इनका कार्य है। और विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों को राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र स्तर की संस्थाओं, संगठनों एवं अभिकरणों को कार्यक्रम तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन में सहायता देना। तो ये सारे एनसीईआरटी के दोस्तों कार्य क्षेत्र हैं। कुछ और यहाँ पर कार्य दिए गए हैं, उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ, यूएनडीपी एवं यूएनएफपी ये जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं अन्य देशों की राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना। तो ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो संगठन है दोस्तों, इसके साथ भी ये क्या करती है, तो सहयोग करती है। और अन्य देशों के शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रशिक्षण एवं अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना। इसके अलावा कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के बारे में भी आपको बताया जाएगा, है ना। एनसीटीई हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा एशिया एवं प्रशांत के शैक्षिक नवाचारों के विकास कार्यक्रम के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रीय विकास समूह के अकादमिक सचिवालय के रूप में कार्य करना, ठीक है। तो ये सारे इनके कार्य है।
और इनकी क्या इकाइयां हैं दोस्तों, कौन कौन सी परिषद की संलग्न इकाइयां हैं। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, और तीसरा पॉइंट है कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति नई दिल्ली, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर, शिलोंग। तो ये इसके क्या है, संलग्न इकाइयां हैं दोस्तों, है ना, एनसीईआरटी के आपका, ठीक है। उपरोक्त पांचों शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना 1963 में बने मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये जो 5 अभी हम ऊपर में देखे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, है ना, सुंदरलाल शर्मा ये भोपाल जो है शैक्षिक अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर। तो ये सभी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी, ये आपको याद रखना है, 1963 में हुई थी, है ना, ये आपसे पूछ सकता है। और ये मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, है ना, ये भी पूछ सकता है कि ये किसकी अनुशंसा पर हुई थी, तो मुदालियर आयोग 1963 की, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का क्लास रहा। कल हम लोग पढ़ेंगे एनसीटीई के बारे में, है ना, एनसीटीई के बारे में पढ़ेंगे, सीबीएसई के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एनआईईपीए के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा भी और टॉपिक है इसमें महत्वपूर्ण, है ना। उसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा। और देखिए अभी 2 क्लास इसका और चलेगा, ठीक है, यूनिट नंबर 6 का 2 क्लास और चलेगा, एक चलेगा आपका थ्योरी और एक चलेगा इसका टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और टेस्ट से पहले थ्योरी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो थ्योरी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। जब तक थ्योरी नहीं पढ़िएगा ना, मज़ा नहीं आएगा, है ना, क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन रट लीजिएगा फिर भूल जाइएगा, लेकिन 1-2 बार थ्योरी देख लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। और इसमें अगर हमारे यहाँ नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, अभी 1 अप्रैल से न्यू बैच हमारे यहाँ शुरू हो रही है, तो न्यू बैच में आप जुड़ जाइए। उसमें आपको अभी जो ये पुराना वाला बैच का चल रहा है दोस्तों क्लास, तो ये वाला पुराना वाला भी आपको मिल जाएगा, और नया जब शुरू होगा 1 अप्रैल से तो फिर आपको उसमें मिलते रहेगा, अलग से उसमें चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, जिसमें डीएलएड और सामान्य अध्ययन ये सभी चीज़ों की तैयारी होगी, है ना, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, सारे चीज़ उसमें आपको आ जाएंगे। और डीएलएड में आपका 8 यूनिट आ जाएगा। तो जो हमारे नए टीचर जुड़ना इसमें चाहते हैं तो मात्र अभी 399 चार्ज है, और जो पुराने टीचर इसमें जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ, अगर वो चाहते हैं कि हम नया बैच में जुड़े और फिर से तैयारी करें, है ना, जीरो से तैयारी करें, शुरू से तैयारी करें, तो उनको मात्र 201 रुपया पे करना होगा। उनके बाद आपको नया ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सभी चीज़ वहाँ पर आपको मिलते रहेगा। ये हमारा नंबर है 7857824310, जहाँ आपको फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन आपको पे करना होगा, है ना। और पेमेंट करने के बाद क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। और पीछे जो क्लास हो गई है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल, है ना। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, बस जितना आप लोग को करवाया जाता है बस उतना करते रहिए। ज़्यादा आप लोग को तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है ना, ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, कोई भी किताब मत खरीदिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोग को हम टेस्ट करवा देंगे और जितना आप लोग को हम करवा देंगे बस उतना आप कर लीजिए, ठीक है। उतना ही आप सभी के लिए काफ़ी। और पीछे भी आप लोग बहुत दिनों से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बीपीएससी में भी क्वालिफाई करके चले गए हैं, है ना, और बहुत सारे लोग इस बार प्रधान शिक्षक में भी चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।